देखिए जितने भी स्टूडेंट का 7 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है, तो देखिए उनके लिए 50 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को लाया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे पेजेस की ये नोट्स हैं और इन सभी नोट्स के अंदर आप लोगों के लिए लाए गए हैं 50 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। अगर आप इनको पेपर से पहले तैयार कर लेते हो तो भाई बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना और सभी प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लेना और पेपर से पहले इनको रिवीजन कर लेना। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। तो उम्मीद करते हैं बहुत लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और जिनकी तैयारी अच्छे से नहीं चल रही है भाई उनके लिए हम निरंतर वीडियो ला रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के लिए 50 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को कराने वाले हैं और जो भी स्टूडेंट इन 50 प्रश्नों को पेपर से पहले अच्छे से तैयार कर लेता है भाई 20 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। 100% आपके 20 में से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आप चैनल के साथ शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहिए। 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे और बचे हुए 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न भी आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हो टारगेट हमारा क्या है। ठीक है, बस यही टारगेट हमको लाना है। ठीक है, सभी सब्जेक्ट में। तो भाई 7 मार्च को हमारा जो पेपर होने वाला है उसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से तैयार करने हैं। तो देखिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न ये रहा। आप नोट करना शुरू कर दीजिए, कॉपी पेन जो भी आपके पास है लेकर बैठ जाइए और नोट करना शुरू करिए। सबसे पहला नोट करेंगे प्रश्न कि जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी, यानी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था। एक ऑप्शन हमें याद रखना है, बहुत सारे ऑप्शन नहीं देखेंगे, एक ऑप्शन देखेंगे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल वर्ष 1919 ईस्वी को। लगा लो टिक। ठीक है, पहला वाला लगा लो, सेकंड वाला, थर्ड वाला, कौन सा? थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न भाई देखो क्या कह रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। हिंद स्वराज जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो भैया एक ऑप्शन टिक लगाइए, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी जो है ना ये हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखिए, चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है, यानी भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? महात्मा गांधी को। ठीक है, एक ऑप्शन आपको याद रखना है क्योंकि हम ज़्यादा ऑप्शन की तरफ नहीं भागेंगे, जो राइट ऑप्शन होगा हम उसी को टिक लगाएंगे। ठीक है, चलो भाई अगला प्रश्न देखो, सारे प्रश्नों को नोट कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो भाई प्रश्न नंबर देखो 4 कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्म अधिकार है। ठीक है, पूरा पढ़ोगे तो आएगा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसका नारा था या फिर ये किसने कहा था? ठीक है, बताइएगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने, बाल गंगाधर तिलक ने, जवाहरलाल नेहरू ने कि महात्मा गांधी ने? तो देखो ये कहा था आप लोगों के बाल गंगाधर तिलक जी ने कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। तो इसका राइट ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना भाई। ठीक है, सभी प्रश्नों को नोट कर लेना और अधिक से अधिक आप लोगों को यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, 5वां प्रश्न नोट करो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो आप लोगों का ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था, तो इसकी शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई थी? ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं लेकिन इनमें से राइट ऑप्शन क्या होगा आपको एक याद रखना है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था ये नमक कानून तोड़ने के उपलक्ष्य में चलाया गया था। ठीक है, तो नमक कानून को तोड़ने के लिए, यानी ऑप्शन हमारा ये सही होगा, नमक कानून तोड़कर। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो किस घटना से हुई थी? तो नमक कानून को तोड़कर हुई थी, यानी नमक कानून को तोड़ने के लिए। समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर प्रश्न है आप लोगों का कि चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई थी, यानी कि जो चौरी चौरा नामक हिंसात्मक जो घटना घटी थी तो ये किस सन में घटी थी और कब घटी थी? तो इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा 4 फरवरी 1922 में। ठीक है, यानी 4 फरवरी सन 1922 ईस्वी में चौरी चौरा की हिंसात्मक घटना घटी थी। समझ में आ गया। चलो भाई नोट कर लेना सारे प्रश्नों को। चलो अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था, यानी आप लोगों का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ठीक है, तो भाई ये कब चलाया गया था? तो देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1920, 1927, 1930 और 1935। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आप लोगों का 1930 ईस्वी में चलाया गया था, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8 कि वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था?
यानी आप लोगों का जो ये वंदे मातरम गीत था ना, ये वंदे मातरम गीत, तो इसके लेखक कौन थे? सभी लोगों को पता होगा कि वंदे मातरम गीत के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर नहीं थे, बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ठीक है, तो ये वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, चलो भाई अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस सन में हुई थी? 1882 में कि 1884 में, 1885 में कि 1886 में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1800 कब हुई थी भाई बताइए? तो सन 1800 किस ईस्वी में हुई थी? तो 1885 ईस्वी में लगाइए, ये इसका राइट होगा। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी सन 1885 ईस्वी में हुई थी। अब चलो अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन जो कि महात्मा गांधी जी ने चलाया था, तो ये जो आंदोलन चलाया गया था, तो ये आंदोलन क्यों चलाया गया था? ऐसी कौन सी घटना घटी थी ताकि इस आंदोलन को चलाया गया था? तो असहयोग आंदोलन था वो रॉलेट एक्ट के कारण चलाया गया था। किसके कारण? रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट, जो रॉलेट एक्ट समझ रहे हो ना, रॉलेट एक्ट के कारण असहयोग आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लोगे। अब चलो आप लोग नोट करोगे आगे के प्रश्नों को, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बस इतने तैयार कर लो, पेपर में आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे। 10 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब हुआ? यानी जो भारत में या फिर पूरे देश में जो आर्थिक महामंदी आई थी या पूरे विश्व में आर्थिक महामंदी आई थी, तो उसका प्रारंभ कब हुआ था? वर्ष 1919, 1929 में कि 1924 में कि 1934 में? तो आर्थिक महामंदी का प्रारंभ वर्ष 1929 ईस्वी में हुआ था, नोट कर लो। फिर अगला प्रश्न आप नोट करोगे कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? तो जो आप लोगों का प्रथम विश्व युद्ध था ना, सबसे पहला युद्ध, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध, इसका प्रारंभ वर्ष 1914 ईस्वी में हुआ था। कब? वर्ष 1914 में, यानी 1914 में। प्रश्न नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 12 है, यानी अगला प्रश्न 12 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, यानी जो आप लोगों का संयुक्त राष्ट्र संघ था ना, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय आप लोगों का न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न नोट करिए, 13 नंबर प्रश्न है कि 1929 ईस्वी में आई आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? देखो अभी आप लोगों ने समझा था कि विश्व में जो आर्थिक महामंदी आई थी वो किस वर्ष में आई थी? तो 1929 में आई थी। लेकिन ये जो महामंदी आई थी ये क्यों आई थी? ठीक है ना, आखिर इस महामंदी का आने का क्या कारण हुआ कि ये महामंदी आई? तो वर्ष 1929 में आई आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, अत्यधिक निवेश, या बैंकों का निजीकरण, या फिर उद्योगों की संख्या में वृद्धि? तो कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, आर्थिक महामंदी का आने का कारण था कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, ठीक है, कि अत्यधिक निवेश, की बैंकों का निजीकरण, की उद्योगों की संख्या में वृद्धि। तो ये 4 ऑप्शन आप लोगों के दे रखे हैं। ठीक है, एक ऑप्शन आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, एक ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन 13 नंबर का कमेंट करके बताएंगे कि वर्ष 1929 में आई आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था। 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक ऑप्शन सही है, कमेंट करके बताओगे, फिर आपको कमेंट को लाइक भी किया जाएगा फाइनली। ठीक है, कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। चलिए भाई, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया है, जरूर बताएंगे आप लोग। अब चलो अगला प्रश्न देखो, 15 नंबर प्रश्न, अगला क्वेश्चन, क्योंकि हमारा 14 प्रश्न हो चुके थे, वो भले ही 13 था लेकिन वो 14 क्वेश्चन था आप लोगों का। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से 1871 में जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया था? देखो वर्ष 1871 ईस्वी में जर्मनी का सम्राट जो घोषित किया गया था, तो वो काइजर विलियम प्रथम को घोषित किया गया था। किसको? काइजर विलियम प्रथम को। एक ऑप्शन आपको याद कर लेना है कि भाई 1871 ईस्वी में काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। ठीक है, प्रथम सम्राट याद कर लिया। अगला प्रश्न नोट करिए, 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया? यानी कि कौन लोग थे या फिर कौन सा ऐसी विचारधारा थी जो 1804 के बाद में नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ी गई थी? जन्म से प्राप्त अधिकार को, विशेषाधिकार को नहीं जोड़ा गया, या फिर समानती व्यवस्था का अंत, संपत्ति का अधिकार, या फिर कानून के समक्ष समानता? तो 1804 के बाद नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार। इसको नोट कर लो, ये राइट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न नोट करो, क्वेश्चन नंबर 17
कि निम्नलिखित में किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया। ठीक है, सारे प्रश्नों को अगर आप अच्छे से नोट कर लेते हो तो देखिए 20 नंबर के जो आपके एमसीक्यू आते हैं ना भाई, आसानी से आपके हो जाएंगे। और आप ध्यान से समझिए, क्योंकि 20 नंबर आप लोगों के बहुत अच्छे से आने हैं, तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस और नए नए क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, रिपीटेड हैं, उन प्रश्नों को आपको तैयार करना है, जो कि मैं आपको करा रहा हूँ। सारे प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लेना, 20 नंबर आपके कहीं नहीं गए, बड़ी आसानी से आपको 20 नंबर आपके हो जाएंगे। फिर बचे हुए 50 नंबर के वर्णात्मक भी आपके हो जाएंगे। ठीक है, उनको भी मैं करा दूंगा, पहले इनको नोट करिए आप लोग। तो निम्नलिखित में किसे एक गुप्त संगठन यंग इटली का क्या बनाया गया था। ठीक है, मतलब किसने गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था। तो देखिए जो जेसुपे यानी कि जो ज्यूसेपे मेत्सिनी थे ना, यानी अगर हम बताएं तो केवल मेत्सिनी थे, इन्होंने आप लोगों का यंग इटली नामक एक ग्रुप बनाया था। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। ज्यूसेपे ने क्या किया था कि किसने यंग इटली बनाया था, तो ज्यूसेपे ने, जो आपके मेत्सिनी थे, इन्होंने यंग इटली बनाया था। अब चलो अगला प्रश्न नोट करो। अगला प्रश्न आप लोगों का है 18 नंबर की, निम्नलिखित में किसका कथन था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। तो देखिए बहुत ज़्यादा रिपीटेड ये प्रश्न है कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आप लोगों से एग्जाम में कि कौन सा ऐसा ये नारा किसने दिया था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो कावूर, मेत्सिनी, बिस्मार्क और मेटरनिक। एक ऑप्शन आपको याद रखना है कि मेटरनिक ने यह नारा दिया था, यानी ये नारा मेटरनिक ने दिया था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। ये मेटरनिक का ये कथन था। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 नोट करिए कि ऑटो वॉन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। यानी जो आप लोगों का ऑटो वॉन बिस्मार्क था, इसका संबंध किस देश से था, तो इसका संबंध इटली से था। ये नोट कर लो। फिर अगला प्रश्न आप नोट करोगे कि नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। यानी जो नेपोलियन था भाई, वो कब हारा था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड प्रश्न है कि नेपोलियन जो है वो किस वर्ष में हारा था। 1814 में, 1815 में, 1816 में कि 1817 में। तो नेपोलियन की पराजय हुई थी वर्ष 1815 में। किसमें? 1815 यानी 1815 ईस्वी में नेपोलियन की पराजय हुई थी। फिर अगला प्रश्न नोट करोगे कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। अभी आप लोगों ने ऊपर वाला प्रश्न देखा था ना कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक किसे बनाया गया था। यानी जो यंग इटली जो संस्था थी, इसका संस्थापक या फिर इसका जो निर्माण था किसने किया था। आगे आपने मेटरनिक ने देखा था, लेकिन यहाँ पर संस्थापक आगे चल के किसे बनाया गया, तो मेजनी को इसका संस्थापक बनाया गया। किसको? मेजनी को। समझ गए? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो भाई 21 प्रश्न आपके यहाँ से हो चुके हैं। अब चलिए आगे के प्रश्न आप नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा रिपीटेड है और देखिए 2024 में आपको जरूर देखने को मिलेगा कि भैया फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी ये कब हुई थी, तो फ्रांस की क्रांति सन 1789 ईस्वी में हुई थी, आपको याद कर लेना है। फिर अगला प्रश्न है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ। तो राष्ट्रवाद था, उसका जो प्रारंभ था सर्वप्रथम सबसे पहले फ्रांस में हुआ था। कहाँ पर? फ्रांस में, याद कर लेना। फिर अगला है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो जर्मनी का जो एकीकरण था, इसमें सबसे बड़ी मुख्य भूमिका किसकी थी, तो सबसे बड़ी मुख्य भूमिका थी ज्यूसेपे गैरिबाल्डी की। किसकी? ज्यूसेपे गैरिबाल्डी। तो ये ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, यानी ज्यूसेपे। अब पूरा नाम आप लिख सकते हो ज्यूसेपे गैरिबाल्डी। अब देखो 25 नंबर प्रश्न, जो कि यहाँ से लगभग आप लोगों के भूगोल के यानी ज्योग्राफी के प्रश्न शुरू होते हैं। जो कि सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है। तो किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है भाई, कमेंट करके बताइए किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है। देखिए भाई इसका राइट ऑप्शन बताइए कमेंट करके, किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है, कमेंट करके बताइए कि भैया लाल मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। तो लाल मिट्टी आप लोगों की गुजरात, उड़ीसा, पंजाब कहाँ पर पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। इसको टिक लगाइए, यूपी में पाई जाती है लाल मिट्टी। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन गलत लग रहा है तो आप कमेंट करके बता देना। ठीक है, इसका राइट क्या होगा। फिलहाल हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। अब यहाँ से सारे आपकी जियोग्राफी यानी भूगोल के प्रश्न हैं, नोट कर लेना सभी प्रश्नों को। 20 नंबर की भाई बात है, 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और अगर आपको वाकई में 20 में 20 पूरे सही करके आने हैं कि भैया 20 में 20 पूरे सही करके आएंगे, प्रश्नों को नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, इन्हीं प्रश्नों को नोट कर लेना बस।
26 है कि कपास की खेती के निम्न में से कौन सी मृदा उपयुक्त है, यानी कपास की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मृदा उपयुक्त है। लाल मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा की जलोढ़ मृदा। यानी अगर हम बात करें कि कपास की खेती है तो कपास की जो खेती है अगर हम किस मृदा में करें तो भैया काली मृदा में करिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? तो खनन क्रिया की, वनोन्मूलन की, अत्यधिक सिंचाई की, अति पशुचारण। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है अत्यधिक सिंचाई, यानी वहां की जो भूमि निम्नीकरण होती है यानी जो भूमि उपजाऊ बनती है उसका मेन कारण होता है अत्यधिक सिंचाई। पंजाब में जो भूमि होती है वो इसलिए उपजाऊ होती है क्योंकि वहां पर अत्यधिक सिंचाई होती है। इसको याद कर लो। फिर अगला प्रश्न नोट करोगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? किस राज्य में? तो गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न नोट करोगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावी संसाधन है? संभावी संसाधन, समझ रहे हो? संभावी संसाधन कौन सा है? कोयला है कि पवन ऊर्जा है कि पेट्रोलियम है कि बॉक्साइड है? तो कोयला पर टिक लगाओगे, ठीक है, ये आपका संभावी संसाधन है। अब फिर आप लोग आगे के प्रश्न को नोट करोगे भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 50 प्रश्न आपके लिए लाए गए हैं। तो 30वां प्रश्न नोट करोगे कि निम्नलिखित में किस राज्य में सीढ़ीदार फसल होती है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड। तो सीढ़ीदार जो फसल होती है उत्तराखंड में होती है, ठीक है, उत्तराखंड याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीढ़ीदार फसल यानी जहां पर क्रमागत तरीके से फसल की जाती है, मतलब एक प्रॉपर जैसे आप लोगों की नॉर्मल फसल होती है उस तरीके से नहीं होती, सीढ़ीदार फसल है ये, जो कि आप लोगों की उत्तराखंड में होती है। अब 21 नंबर प्रश्न है कि रबी की फसल को बोने का समय क्या होता है? जो आप लोगों की रबी की फसलें होती हैं जैसे गेहूं हो गया, ये सब रबी की फसलें और सारी रबी की फसलें होती हैं। तो रबी की फसल को बोने का सही समय होता है आप लोगों का क्या सही समय होता है? तो अक्टूबर से दिसंबर, ये नोट कर लो, अक्टूबर से दिसंबर होता है ये रबी की फसल को बोने का सही समय होता है। गेहूं हो गया, ठीक है, गेहूं, राई वगैरह ये सारी रबी की फसलें होती है, तो इनको बोने का अक्टूबर से दिसंबर सही समय होता है भाई, इसको नोट कर लो, बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है भूगोल का ये। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी एक रेशेदार फसल है? तो रेशेदार फसल कौन सी है? जूट है। ये सारे गलत ऑप्शन है, चाय, गन्ना, रबर। जूट जो आप लोगों की है ना, ये एक रेशेदार फसल है, नोट कर लो, भूगोल के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। देखिए ये 2022-2023 ये बहुत मतलब कि लगभग हर साल 2 से 3 सेट में पूछे गए प्रश्न है ये, ठीक है। इसीलिए 33 नंबर प्रश्न है आपका कि कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? यानी जो कपास की खेती की जाती है तो उसके लिए सबसे उचित मिट्टी कौन सी होनी चाहिए? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी की लेटराइट मिट्टी? राइट ऑप्शन काली मिट्टी, यानी कि कपास की खेती करने के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मृदा यानी मिट्टी होती है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि कर्तन दहन कृषि यानी जिसे हम लोग झूम कृषि बोलते हैं, तो निम्नलिखित में किस राज्य में पाई जाती है? झूम कृषि किस राज्य में पाई जाती है? झूम कृषि याद कर लेना इसको, झूम कृषि किस राज्य में पाई जाती है? तो झूम कृषि आप लोगों की जो पाई जाती है सबसे ज्यादा जहां पर होती है वो मिजोरम में होती है। कहां पर झूम कृषि होती है? मिजोरम में। झूम कृषि कहां होती है? मिजोरम में। याद कर लो भाई, बार बार 1 से 2 बार याद करो, याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? यानी परंपरागत स्रोत कौन सा है ऊर्जा का, ठीक है, यानी जिससे ऊर्जा मतलब हर एक चीज में जो उपयुक्त होता है, हर एक चीज को बनाने में उपयुक्त होता है, तो कोयला, ठीक है। कोयला से पहले के समय में ट्रेन वगैरह भी चला करती थी, तो कोयला जो आप लोगों का ये आप लोगों का ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, गैर परंपरागत नहीं परंपरागत स्रोत है। नोट कर लो प्रश्न को, बहुत ज्यादा आता है प्रश्न ये। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत खनिज है? यानी आधारभूत खनिज कौन सा है? तो लौह अयस्क। देखो आधारभूत का मतलब होता है जिससे बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, तो आप लोगों का जो लोहा होता है लौह अयस्क, इससे बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, तो इसी वजह से जो लोहा होता है लौह अयस्क ये आप लोगों का आधारभूत खनिज होता है। अगला प्रश्न आप नोट करोगे कि एंथ्रेसाइट, जो आप लोगों का एंथ्रेसाइट होता है, तो इसका संबंध किस खनिज से होता है? तो एंथ्रेसाइट जो आप लोगों का होता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, एंथ्रेसाइट का संबंध किससे होता है? कमेंट करके बताइए। तो एंथ्रेसाइट का जो संबंध होता है कोयला से होता है, नोट कर लो। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? यानी जो बॉक्साइट होती है, बॉक्साइट
तो बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक कौन है, यानी बॉक्साइट जो होती है सबसे ज्यादा जो बॉक्साइट होता है कहाँ पर पाया जाता है, बॉक्साइट एक खनिज है भाई, खनिज। इस तरीके से लोहा हो गया, ठीक है, चांदी हो गया, पीतल हो गया, इसी तरीके से बॉक्साइट भी आप लोगों का एक खनिज है। वो कहां पर पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा बॉक्साइट आप लोगों का ओडिशा में पाया जाता है, नोट कर लो। फिर अगला प्रश्न आप नोट करोगे, क्वेश्चन नंबर 40, कि जब देश से एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे कहते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान में जब आपस में व्यापार होता है, यानी एक स्थान की चीजें दूसरे स्थान में जाती हैं और दूसरे स्थान की चीजें पहले स्थान में आती हैं, तो भाई कौन सा ये व्यापार होता है। देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आंतरिक व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, बाहरी व्यापार की स्थानीय व्यापार। जब एक देश से या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार होता है, यानी भाई एक, देखिए देश आप लोगों का एक ही है, देश जो है ना वो एक ही देश है, यानी 2 देशों के बीच में व्यापार नहीं हो रहा है, एक देश है और उसी देश के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार हो रहा है। मतलब अगर ये भारत है, ठीक है, भारत, तो भारत में 2 स्थान हैं, अब एक स्थान से माल आ रहा है, दूसरे स्थान से माल जा रहा है, तो ऐसे व्यापार को हम लोग आंतरिक व्यापार कहते हैं। और जब एक देश से दूसरे देश में होता है तो उसे अंतरराष्ट्रीय कहते हैं, तो ये आपका आंतरिक व्यापार हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न नोट करोगे आप लोग कि पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, दिल्ली में, कोलकाता में, कि मुंबई में, कि अमृतसर में। तो देखिए पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय है ना, ये आप लोगों का मुंबई में स्थित है। कहां पर, मुंबई में, इसको नोट कर लो भाई, बहुत ज्यादा रिपीटेड प्रश्न है। फिर प्रश्न नंबर 42 है हम लोगों का कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार, जो भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार है, ठीक, किसके द्वारा होता है, सड़क द्वारा होता है, कि हाईवे द्वारा, मतलब कि समुद्र द्वारा होता है, कि रेल मार्ग द्वारा होता है, कि वायु मार्ग द्वारा होता है। तो देखो अधिक से अधिक जो सामान होता है भारत से, या भारत में जो आता है या भारत से जाता है, वो सड़क द्वारा होता है भाई। मतलब एरोप्लेन वगैरह इन सभी से माल नहीं जाता है, और वैसे भी समुद्र द्वारा जो माल जाता है उतना नहीं आ पाता है। तो इसी वजह से जो भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है वो सड़क मार्ग द्वारा होता है, इसको नोट कर लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए भाई, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताए गए हैं टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब देखिए ये जो आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के 2024 के बोर्ड एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीटेड प्रश्न हैं। अगर आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार करोगे तो आप लोगों को एक वीडियो और देखनी पड़ेगी और आपके पूरे 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। आज की इस क्लास के अंदर हमने कुछ कम 50 प्रश्न आपको बताए हैं, ठीक है, लगभग 42 प्रश्न बताए, लगभग कुछ कम 50 प्रश्न बताए। आपको इन प्रश्नों को 7 मार्च से पहले तैयार कर लेना है और पेपर से पहले रिवीजन कर लेना भाई। इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी हम लाते हैं हर एक सब्जेक्ट के, इसी वजह से चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि और न्यू वीडियोस आपको तुरंत मिले, सबसे पहले मिले, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग इतना ही रखते हैं और फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।